गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम लिख लीजिए आप लोग, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बातें करेंगे हम लोग। आराम से करेंगे, धीरे धीरे, इत्मीनान से, समझते हुए। ठीक है, तो अपनी पेन और पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। और मन ना हो बनाने का तो आप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उसे भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फोर्स की बातें करेंगे। फोर्स है क्या? फोर्स तो आप पढ़ते आ रहे हो, अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा आपने कि फोर्स क्या है। आप क्या कहते थे कि फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, हमने कहा कि फोर्स जो है वो पुश या पुल है। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स जो है हमारा पुश या पुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आप क्या कोशिश कर रहे हो? फोर्स लगाने में आप कोशिश क्या कर रहे हो कि हम उसके स्टेट को चेंज करते हैं, मान लीजिए कि, या फिर उसके पोजीशन को चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले चले जाएं। तो अभी मान लीजिए ये पोजीशन पे है और आपको यहाँ तक ले जाना है, तो इस पोजीशन में मतलब ये रेस्ट में है, तो आपको क्या करना है? उसके रेस्ट को डिस्टर्ब करना है, रेस्ट से उसे मोशन में लाना है। तो रेस्ट से जब मोशन में लेकर आओगे आप, तो आपको वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी तक तो ठीक है, हमने जूनियर क्लासेस में हमने ये डिफाइन किया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस डिफिनेशन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसे 9th की स्टैंडर्ड से बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल, ठीक है, दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए फोर्स आप लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हो सकता है कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि आपके फोर्स लगाने के बाद भी उसके स्टेट में चेंज नहीं हुआ। स्टेट मतलब क्या आ गया? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की बात हम कर रहे हैं कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तब की बात कर रहे हैं, कोई बॉडी अगर चल रही है तब की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? मान लो कि आप खड़े हो और आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा, तो यानी आप पे कोई फोर्स लगा रहा है, तो आपके रेस्ट के स्टेट को उसने चेंज किया। जब धक्का दिया तो आप कुछ आगे की तरफ जाओगे, जोर से धक्का देगा तो गिर भी जाओगे आगे जाकर। तो उसने आपके रेस्ट के स्टेट को चेंज किया। अब कोई दोस्त साइकिल से आ रहा कोई दोस्त साइकिल चलाकर आ रहा आपकी तरफ और उसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हो कि रुक जा भाई, तो आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो उसके साइकिल को रोकने के लिए, और वो इस फोर्स के कारण उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। मतलब चाहे तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या तो फिर आपके ऊपर से साइकिल निकल जाएगा। यही होगा ना, जब आपने इतना फोर्स नहीं लगाया कि आप साइकिल को रोक पाओ, बहुत स्पीड से आ रही है साइकिल, तो ऐसा कोशिश मत कीजिएगा। तो ये फोर्स है। अब देखिए फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब आप बाहर से ही लगा रहे हो ना किसी पे, आप बाहर से ही लगा रहे हो किसी पे, तो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि एन एक्सटर्नल एजेंट, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एन एक्सटर्नल एजेंट दैट ट्राई टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं कि ये जो फोर्स है एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है। कंफ्यूज नहीं होने का मतलब, आप कहोगे कि अब 8th क्लास में तो हमने ये पढ़ा था फोर्स इज ए पुश और पुल, और आप क्या पढ़ाते जा रहे हो? मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप समझिए इस बात को।
मैं आपको कह रहा हूं कि फोर्स को हम समझते हैं कि फोर्स, हम ये दीवार पे फोर्स लगा दिए, ठीक है ना, इस दीवार पे फोर्स लगा दिए। अब ये दीवार खिसकेगा थोड़ा ना, हमारे फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन हमने फोर्स तो लगाया, ठीक है, हमने फोर्स तो लगाया, एक एफर्ट लगाया, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एफर्ट भी कह सकते हो आप, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया या एक्सटर्नल एजेंट दिया हमने इसको कि इसकी पोजीशन को हम चेंज कर पाए। ये अगर रेस्ट में है तो इसको मोशन में ला सके, तो इसे हम कहेंगे फोर्स। फोर्स मतलब आप देखिए किसी भी बॉडी पे, ठीक है, कोई भी बॉडी लिया आपने, आपने फोर्स लगाया, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। अब इस बॉडी का मास एम है, ठीक है। अब जब ये आप फोर्स लगा रहे हो तो हो सकता है कि ये बॉडी मोशन में आ जाए, हो सकता है या रेस्ट से मोशन में आ जाए, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ये मोशन में आ रहा तो विद एन एक्सेलरेशन, इसकी कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला आपने देखा है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम जानते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स बॉडी पे लगा रहे हो। अब देखो ये तो मैं रेस्ट का केस ले रहा हूं, हमने केस लिया रेस्ट का। ऐसा भी केस हो सकता है कि हमने कहा कि ये मोशन में है और उसे आपको रोकना है, तो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब F इक्वल्स टू एम है, जहां पे m जो है हमारा मास है और a जो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन आपने इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ा है बढ़िया से, अच्छे से समझकर, है ना। तो देखिए ये जो, अगर इसके हम SI यूनिट की बात करें, फोर्स की SI यूनिट की बात करें, सारी चीजें पढ़ते धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू हमारा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए SI यूनिट kg और a के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फोर्स के लिए। लेकिन न्यूटन के रिस्पेक्ट में हम इसे कहते हैं न्यूटन, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसकी जगह पे हमें जब फोर्स का यूनिट लिखना होगा तो हम न्यूटन लिखेंगे, कि इस तरीके से 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है ना। इस तरीके से हम फोर्स की यूनिट को न्यूटन से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी जब स्केलर और वेक्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है ना हमारा, जो हमारा फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो जब फोर्स लगा रहे हो तो कुछ मैग्नीट्यूड तो दे रहे हो ना, ठीक है, और फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो। बात समझ में आई? अब आप कार को धक्का दे रहे हो, ठीक है, कार आपकी रुक गई। कई बार होता है, ऐसा हो ना कि रुक जाए, लेकिन मान लीजिए कि रुक गई कार, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने कहा, फ्रेंड ने क्या कहा, भैया ने कहा, ठीक है। अब आपके एज में तो कार चलाओ, ड्राइव करोगे नहीं, अगर चलाते हो तो वो भाई गैर कानूनी है, पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है। पुलिस पकड़ेगी तो फिर आपसे फाइन लेगी, फिर आपके पापा को बुलाया जाएगा, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो जो कार है वो मान लीजिए रुक गई और आपको इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में गाड़ी चल रही थी। आपका ये भैया कहते हैं चलो उतरो और धक्का दो। चलो आप दो भाई मान लो उतरे और इसको धक्का दे रहे हो, ठीक है, आप इसको धक्का दे रहे हो। तो धक्का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रहे हो, एक धक्का दे रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो इधर ही धक्का दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, और कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ वैल्यू फोर्स का उस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट न्यूटन, और ये जो क्वांटिटी है कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। बात आई समझ में? क्यों? फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे, यहां तक तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब फोर्स जो है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स भी हो सकता है। बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब हो गया, और अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर बैलेंस्ड फोर्स समझ गए तो आप अनबैलेंस्ड फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हो। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इतनी जल्दी के आराम से, चलो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है, मैं लिख देता हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि कोई आपने बॉडी लिया जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है और उसकी मास जो है वो स्मॉल एम है, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या हुआ, बैलेंस्ड फोर्स ये कहता है इफ अ सेम फोर्स, ठीक है, इफ द सेम फोर्स, मतलब मान लो दो फोर्स हैं,
एक फोर्स हमारा ये है F1 और दूसरा फोर्स F2 है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स को जब आप डिफाइन करोगे तो आप कहोगे इफ सेम फोर्स, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इफ द magnitude of forces are same but opposite in direction, ठीक है। then this types of force is called unbalanced force, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, दो फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 है, ठीक है, लेकिन उनके डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक इधर हमने पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। मान लो कि ये 10 न्यूटन इधर अप्लाई हो रहा है तो ये भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं भाई साहब, ये भी भाई साहब 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। उससे होगा क्या, उससे ये बॉडी जो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसका मतलब इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन में, इन दोनों में से जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, ठीक है। तो इसमें स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स, मान लीजिए कि आप दो फोर्स लगा रहे हैं या दो से अधिक भी लगा रहे हैं, मैं दो बस एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, हो सकता है दो से ज़्यादा भी फोर्सेस लग सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 50, 100 जितने भी लगाने हैं आपको। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी एक बॉडी पे। अब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग है, मैग्नीट्यूड इनका अलग है, मतलब ये दोनों फोर्स सेम नहीं है, 5-5 न्यूटन के नहीं है, 10-10 न्यूटन के नहीं है, 50-50 न्यूटन के नहीं है, इस तरीके से नहीं है। जिसकी जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी नहीं है, या फिर अपोजिट, ये बड़ा है ये छोटा है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, ये फोर्स बड़ा है इस फोर्स से, तो बॉडी अगर ये रेस्ट में है तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ F1 is greater than F2, then the body will start moving in the direction of F1. जो F1 की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये अगर बड़ा है, ये मान लो है 50 न्यूटन और इधर से आप लगा रहे हो 10 न्यूटन तो ये 40 न्यूटन अभी भी ज्यादा है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। बात समझ में आई? बैलेंस फोर्स में मैंने कहा कि उसमें भी मैंने दो फोर्स दिखाए थे। दो फोर्स कोई जरूरी नहीं है, कई सारे फोर्सेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लो कि 4-5 फोर्सेज हैं और F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू F4 प्लस F5 हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहिए कि इस डायरेक्शन में 3 फोर्स लगा रहे हैं, F1, F2, F3, और इस डायरेक्शन में 2 फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, F4 और F5, ठीक है। उसके बाद भी ये बैलेंस्ड है, इसका बैलेंस्ड है मतलब ये तीनों जोड़कर इसके बराबर होना चाहिए। इन तीनों की वैल्यू इसके अगर बराबर है तो ये कहेंगे बैलेंस्ड है, ठीक है। अनबैलेंस्ड होगा तो बराबर नहीं होगा। ओके, डन। चलिए अब इसके बाद इनर्शिया पढ़ते हैं हम। बैलेंस अनबैलेंस्ड आप समझ गए, फोर्स आप समझ गए, अब इनर्शिया पे आते हैं। इनर्शिया क्या है? देखिए, इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए, वो उसकी प्रॉपर्टी है। इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया तो इनर्शिया इज द property
ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अब कौन सी प्रॉपर्टी? ये ऐसी प्रॉपर्टी है ना कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। बात समझ में आई? मतलब ये कह रहा कि सारे बॉडी के अंदर, सारे ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है पहले से, कि वो जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहना चाहेगा वो। और अगर उसके स्टेट को आपको चेंज करना है, उसके स्टेट को आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप पे उस पे कोई एक एक्सटर्नल एफर्ट देना होगा, जिस एक्सटर्नल एफर्ट को हम कहते हैं फोर्स। कोई एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करना पड़ेगा ना, या एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वही एफर्ट जो हो गया वो हमारा फोर्स हो गया। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच it will exist in the state of rest or state of motion। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी जो स्टेट है ऑफ रेस्ट और मोशन वो उसी में रहना चाहेगा। बाय विच इट विल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, कब तक इस स्टेट में रहेगा वो। इस डिफिनेशन को आप समझते जाइए। ऐसे डिफिनेशन तो मैं एक बार में लिख दूं, लेकिन इस डिफिनेशन को या लाइन बाय लाइन आप समझते जाइए। इसमें कह रहा कि एक प्रॉपर्टी है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होगा कि जो बॉडी है वो रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। एग्जिस्ट इन द रेस्ट, in the state of rest or in the state of motion until या unless the external effort is applied on it। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहा है, देखिए जो इनर्शिया है ना, वही फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में है, मजे से बैठा हुआ है, तो ये बैठा ही रहना चाहेगा, ये बैठा ही रहना चाहेगा। ये तो ऐसा ही रहेगा ना, अगर इस पे कोई जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई ना हो, तब तक ये अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? ये अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा। और कोई गाड़ी अगर चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, इट इज द केस ऑफ मोशन। अब मोशन में है, आप उसे रोकना है तो आप उसे ब्रेक अप्लाई करते हो, तब जाकर गाड़ी रुकती है। तो कुछ एक्सटर्नल एफर्ट अब तो दे रहे हो ना ब्रेक पे, आप उस पर पैर से उस पर प्रेशर दे रहे हो, तो कुछ एक्सटर्नल एफर्ट दे रहे हो, और या जो गाड़ी है उसके पहिए पे ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर भी फोर्स लग रहा है हमारा। तो गाड़ी को रोकने के लिए हमने वहां पे फोर्स अप्लाई किया, तब जाकर गाड़ी रुकी। नहीं तो गाड़ी मजे से चल रही है, जब तक आप उस पर ब्रेक अप्लाई ना करो तब तक गाड़ी तो चल रही है, और ये बैठा है तो बैठा ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमें इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, बॉडी के मोशन को या फिर रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब देखिए, इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अब कहोगे कितना फोर्स लगाएं? ठीक है, बॉडी है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, अब छोटा बॉडी है, मान लो 1 kg का है, एक बड़ा सा है, तो इनके स्टेट को चेंज करने के लिए इनर्शिया तो दोनों के अंदर ही होगा। इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए आपको दोनों केसेस में अलग अलग फोर्सेज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इनर्शिया जो है डिपेंड्स अपॉन द मास। इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है हमारा। अब मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है इसे देखते हैं। देखिए, एक छोटा ऑब्जेक्ट लिया हमने और एक बड़ा सा स्टोन ले लिया, बड़ा सा छोटा। यहाँ पे हमने कहा ये M1 है और ये, चलो ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। ठीक है, कैपिटल M मतलब भारी। तो
अब इनके स्टेट को चेंज करने के लिए यहां पे जो फोर्स अप्लाई करोगे, मान लो कि आप यहां पे F इक्वल्स टू 5 न्यूटन अप्लाई करते हो और ये इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है, ये अपनी इनर्शिया छोड़कर इस मोशन में आ जाता है, तो क्या 5 न्यूटन यहां अप्लाई करने पे ये आएगा? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये टच से मस ना होगा, ये तुम्हारे फोर्स जो है अप्लाई तुमने एफर्ट इस पे क्या हो, बर्बाद, वेस्ट। इसको मोशन करने के लिए हो सकता है कि F इक्वल्स टू अगर 500 न्यूटन लगा दें तो हो सकता है कि इसका मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो यानी कि ये डिपेंड करा किस पे, मास पे। तो आप याद रखिए इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मैटर की या बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होगी तब कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक उस पर हम कोई मतलब एक्सटर्नल बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। बात आई समझ में? इनर्शिया प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि कहती है कि भाई हम अगर रेस्ट में तो मेरे को रेस्ट में रहने दो, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने दो, अगर रोकना है तो फोर्स लगा दो मेरे ऊपर। अगर हमें स्टेट चेंज करना है, हमारी स्टेट चेंज करना है आपको, तो हमारे ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। बात आई समझ में? हम खुद कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है कि मैं रेस्ट में रहूं तो आपको मेरे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एफर्ट लगाना होगा। ओके, मोशन में हो और आप चाहते हो कि ना अच्छा ना लग रहा है, चल रहा है तो इसे रोक दो, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल एफर्ट लगाना होगा, फोर्स अप्लाई करनी होगी आपको। अब क्या कहता है कि जो इनर्शिया है वो मास डिपेंडेंट है, डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट फोर्स अप्लाई करना होगा आपको। छोटे मास को इनर्शिया को डिस्टर्ब करने के लिए आप छोटे फोर्स लगा सकते हो, बड़े मास को इनर्शिया को डिस्टर्ब करने के लिए आपको बड़े फोर्स लगाने पड़ेंगे। बात आई समझ में? ठीक है। अब जो इनर्शिया है वो 3 टाइप के होते हैं। इनर्शिया जो है वो 3 टाइप के होते हैं, वो भी देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे। सेकेंड जो है वो हो जाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। और थर्ड केस जो होगा वो करेंगे हम बात इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप के हो गए इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है इट विल, अगर कोई बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी, वो उसी कंडीशन में रहना चाहेगी, रिमेन्स इन द रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। और अगर मोशन में है तो मोशन में, और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो आप, कोई बॉडी का पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में वो चलती रहेगी। अगर उसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो वहां पे फोर्स लगाना होगा। बात समझ में आ गई? मोशन और रेस्ट तो आप समझ चुके, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन भी चेंज करना है, आप ऐसे जा रहे हो और इधर आपको यहां से राइट टर्न लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके राइट टर्न हो पाएगा आपका। ठीक है, समझ गए। अब बताओ देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल हम लेते हैं बस। आप अपने घर से, चलो ठीक है, कहीं घूमने पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली चले गए, ठीक है, बस में बैठे हो। अब यहाँ पे कहाँ बिठाऊँ? चलो यहाँ बिठा देता हूँ। ये तुम बैठे हो बस में, यहाँ सीट सी है और तुम बैठे हुए हो, यहाँ मोबाइल पे अपना गेम कर रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये चल रहा है आपका। अब दिल्ली जाने के लिए पहले तो बस रेस्ट में है, ठीक है, तो बस रेस्ट में है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है, ये अगर बस रेस्ट में है तो ये इसकी पूरी बॉडी रेस्ट में है, लेकिन जब बस चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जब बस वो बैठा के आराम से गेम खेल रहा है और बस स्टार्ट हो गई अचानक से, तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा कि कुछ पीछे से धक्का लगा। ऐसा फील होता है ना, बस स्टार्ट हो गई, पीछे धक्का लग जाता है, तो आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, तो ये क्यों होता है?
ये इसलिए होता है क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई तो बस के साथ आपका पैर जो है कनेक्ट है, कांटेक्ट में है। कनेक्ट मतलब कांटेक्ट में है, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है, वेल्डिंग ना कर दिया इसमें, है ना। तो ये कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में होने के कारण क्या हुआ, बस के सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण जब आप चल रहे हो ना, जब बस चल रही है ना, तो पैर भी हमारा मोशन में आ गया, पैर भी हमारा किस में, मोशन में आ गया। लेकिन ऊपर की बॉडी जो है अभी भी रेस्ट में है, ऊपर की बॉडी अभी भी रेस्ट में है। तो क्या, पैर तो आगे बढ़ गया, अब बॉडी जो रेस्ट में है तो वो वही पोजीशन है जो प्रीवियस पोजीशन आपकी थी, उसी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। इनर्शिया को इस तरीके से समझिए आप कि जो आपकी प्रीवियस कंडीशन ऑफ रेस्ट जो है, स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, वो उसी को कंटिन्यू, क्योंकि इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है, ये होगा ही होगा, कुछ भी कर लो ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ऊपर की बॉडी रेस्ट में होने के कारण ये पीछे आपको फील होता है, आपको, आपके पैर आगे चले गए लेकिन आपको लगता है कि अब पीछे धक्का लगा। पीछे धक्का नहीं लगता, आपका ये रेस्ट का जो कंडीशन है वो इनर्शिया के कारण से हो रहा है। ऊपर का रेस्ट में है, अगर ये भी मोशन में हो जाता तो आपको धक्का महसूस नहीं होगा, ठीक है। अब ये चलना स्टार्ट हो गया तो अब आपको धक्का तो महसूस नहीं हो रहा कि बार बार पीछे इस तरीके से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। अब आपकी बॉडी भी मोशन में आ गई, ठीक है। तो जब मोशन में आ गई तो इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हमने समझ लिया, रेस्ट का कंडीशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है कि आपकी पूरी बॉडी मोशन में है और आपको जो ड्राइवर है, तुम्हारा बस का ड्राइवर जो है, उसने क्या किया, बस रोक दिया, ठीक है। तो बस रोक दिया तो बस के रुकने से क्या हुआ, बस अगर रुक गई तो बस के रुकने से क्या हुआ, आपका पैर जो अभी भी कांटेक्ट में है बस के, वो क्या हुआ, बस के साथ वो रुक गया। लेकिन आपकी बॉडी जो है अभी भी, ऊपर की जो बॉडी है अभी भी मोशन में है, तो वो आगे की तरफ झुक जाता है। दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो जो कंडीशन है रेस्ट और मोशन का, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है। इनर्शिया की डिफिनेशन यही है कि इट विल ट्राइंग टू कंटिन्यू, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो उसको कंटिन्यू रखना चाहता है। तो ये जो पैर तो रुक गया हमारा, लेकिन अभी भी ऊपर की बॉडी जो है, टाइम लगता है थोड़ा, ये ऊपर की बॉडी अभी भी मोशन में है। तो मोशन में है तो ये मोशन में आगे की तरफ फील करता है। तो ये फील क्या हो रहा है, ये मोशन ही फील हो रहा है, ये मोशन है आपकी बॉडी, ठीक है ना। ऊपर की बॉडी अभी भी मोशन में है, इसलिए फिर जाने के बाद रुक जाते हो, ओके। अब देखो, अब देखते हैं यहां आगे जाने के बाद, यहां से निकले इलाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए, अब यहां टर्न लेना है, ठीक है, यहां टर्न लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। लेकिन ये तो कहेगा इनर्शिया में ना डायरेक्शन चेंज ना करने देंगे भाई, ये हमारी अंदर की प्रॉपर्टी है, हम कहेंगे ना सीधे चल दो। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे फोर्स लगाना होगा आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब यहाँ से बस ड्राइवर जो है वो ये स्टीयरिंग घुमाया और टर्न कर दिया। अब टर्न कर दिया तो क्या होगा, बस तो ऐसे जा रही है और ये टर्न हो गया, लेकिन जो स्टेट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो तो कहेगा नहीं मैं सीधे ही जाऊंगा, और आपका बस जो है वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया। तो फिर इस केस में क्या होगा, देखिए इसको समझिए, आप सीधे बैठे हुए यहाँ पे, बस यहाँ से जा रही है, सीधे जा रही है, लेकिन ड्राइवर ने बस को ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अब आपको कायदे से इस डायरेक्शन में फिर चलना पड़ेगा, लेकिन आपकी इनिशियल पोजीशन तो क्या है, स्ट्रेट है। तो जब ये टर्न करता है ना तो आपको ये फील होता है, ठीक है, बस से ये फील हो जाता है, इस डायरेक्शन में आप झुक जाते हो। और अगर इधर टर्न कर देगा तो क्या होगा, बस जा रही इधर टर्न कर दिया, ठीक है, बस ड्राइवर, तो आपका जो मोशन है वो तो स्ट्रेट लाइन था, तो आपको ये डायरेक्शन में फील होगा कि आप इस डायरेक्शन में झुक गए, ठीक है। होता है कई बार कि आप सीट से गिर भी जाते हो, है ना भाई, अचानक से मोड़ दिया लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। अब ये कौन सा हो गया भाई, लीनियर मोमेंटम क्या है कुछ है, ऐसा ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है ना, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में ये कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ
mass of the body and velocity of body, ठीक है, उसी बॉडी की बात कर रहे हैं, सेम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम इक्वल्स टू आप कहते हो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम को हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, मास हमें पता है स्मॉल m इंटू वी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझेंगे, इसको भी समझेंगे, पहले बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, केवल यूनिट लिखता हूं मैं, आप समझ लीजिए कि एसआई यूनिट है ना। इसकी यूनिट की बात करते हैं, मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट ये हो गई। अब ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मास स्केलर, वेक्टर, यहाँ वेलोसिटी जो है वेक्टर है, तो यहाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये मोमेंटम है क्या? देखिए मोमेंटम क्या है, आप कहते हो ना कि मोमेंटम दो, गाड़ी को मोमेंटम दो, ठीक है, या अपने पढ़ाई को मोमेंटम दो, तो आप क्या करते हो, पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा दो। आप तो वही हो, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा दिया तो आपने कहा कि मैंने अपने आप को मोमेंटम में कर लिया, भाई मैं पढ़ूंगा बहुत जोर से, ठीक है। तो गाड़ी को करो तो गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का मतलब मास तो वही है, लेकिन आपको उसको मोमेंटम में करना है तो आपको इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि मोमेंटम जो है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर डायरेक्टली, लेकिन मास भी है, तो आप कह सकते हो कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास तो हमारा कांस्टेंट है, मास जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। कोई एक वस्तु उठाया, ऑब्जेक्ट उठाया, उसके लिए मास तो कांस्टेंट है। क्या चेंज हो सकती है, क्या चेंज हो सकती है? आपके पास बढ़िया गाड़ी है स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो बढ़िया, मतलब मान लो मर्सिडीज है ना, तो मर्सिडीज से चल रहे हो आप, तो मर्सिडीज का जो मास है वो तो सेम ही है। अब कार की क्या हो सकती है वेलोसिटी, चाहे 0 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 कर सकते हो आप, यानी कि उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को चेंज करोगे आप। तो ये कहता है कि जब वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है। हाई मोमेंटम पे है वो, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक हैवी व्हीकल की बात कर लेते हैं, आपकी कार की बात कर लेते हैं, एक कार की बात कर लेते हैं और एक बंदूक से निकली हुई गोली की बात करते हैं, इन दोनों का मोमेंटम सेम हो सकता है क्या? मास में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो आप कहोगे कि हाँ इनका मोमेंटम भी सेम हो सकता है, इट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो बुलेट निकलती है बंदूक से वो बहुत, इसकी वेलोसिटी क्या बहुत ज़्यादा हाई होती है, तब तो जाके बिल्कुल अंदर घुस जाता है, वो पता भी नहीं चलता, ठक से मारा और ठक से निकल गया वो इंसान। तो वहाँ पे क्या होती है, बुलेट की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटा सा ऐसे ही कुछ हमने एग्जाम्पल ले लिया इसको समझने के लिए कि मोमेंटम क्या है। कि हमने कहा कि ठीक है, एक हमने कार लिया, ठीक है, या चलो कार ही लेते हैं, और इसको कहते हो कि इसकी जो मास है, ठीक है, वो जो है वो 1000 kg है, 1000 है, इससे ज़्यादा ही होता है लेकिन मान लेते हैं ये है। अब ये कार चलनी स्टार्ट हुई धीरे धीरे से, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ द कार क्या हो जाएगा, m इंटू वी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बुलेट की बात कर लेते हैं। बुलेट जब आपने फायर किया, बंदूक से गोली निकली, ठीक है, जब बंदूक से गोली निकली तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो कि यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड है, और इसका मास जो है, ठीक है, इसका मास जो है, अब 2 kg तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 0.2
टू 0.1 kg इसका मास है, ठीक है, 0 पॉइंट यानी 100 ग्राम का, 100 ग्राम का तो पॉसिबल है ना। और जब 100 ग्राम के बंदूक से इसको मतलब इस गोली को फायर किया गया तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो कि, ठीक है, 20,000 मान लेते हैं यार, 20,000 मीटर पर सेकंड है, बहुत तेज है। तो इसका जो बुलेट के केस में मोमेंटम होगा ये भी 2000 हो जाएगा, 2000, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। बस समझने के लिए, इसका मतलब है कि ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा। लेकिन अगर किसी एक केस को हम उठाते हैं, हमने कार को उठाया, ठीक है ना, मतलब कार का एग्जांपल, ये उठाना नहीं है, चले उठाने है ना, उठाना नहीं है, एग्जांपल लिया हमने। अब कहते हैं कि भाई जब कार को का एग्जांपल हमने लिया तो इसका मोमेंटम जो है इसकी वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होगी, यानी कि डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ द कार पे। तो ये हो गया भाई मोमेंटम, ये हो गया क्या, मोमेंटम। चलो मोमेंटम कर लिया, अब इसको थोड़ा अच्छे से मिटाते हैं। मोमेंटम होने के बाद अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन जी हैं, रिस्पेक्टेड न्यूटन जी, हमारे आपके सबके, उन्होंने मोशन के लिए 3 लॉ दिया। आपको तो पता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने 3 लॉ दे दिया। अब कहा कि भाई आधे फिजिक्स इससे ही सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने 3 लॉ दिया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आधी फिजिक्स तो हम इससे ही सॉल्व कर देंगे। भैया अब कौन सा लॉ दे दिया ऐसा कि, चलो ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं हम इसको। पहला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अभी इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल वैसा ही कुछ बातें यहां पे कर रही है। ये कह रहा है अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, a body is in the state of rest or in the state of motion, it will be in the state of rest or motion unless an external unbalanced, देखिए यहाँ पे unbalanced का क्या मतलब है, unbalanced force is applied on it, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया में ऐसा ही था ना कि भाई वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। अब न्यूटन साहब ने कहा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, देखिए इसके स्टेटमेंट को आपको याद करना पड़ेगा। स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट, न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको आपको याद करना है। तो ये कह रहा है कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, वो रेस्ट में है और या फिर मोशन में है, ठीक है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो इट विल बी इन द स्टेट ऑफ, ये उसी अवस्था में रहेगी, इट विल बी रिमेन इन द स्टेट ऑफ, इट विल बी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, रेस्ट और मोशन में रहेगी वो। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक बात याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स कहने से काम नहीं चलेगा। जब आप इसे डिफाइन करोगे ना तो कहोगे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो हो सकता है बॉडी का स्टेट चेंज ना हो। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने से बॉडी का स्टेट चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाए।
अभी पढ़ा ना आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, तो दोनों तरफ से अगर बैलेंस कर लिया उसने फोर्स को, तो बॉडी का तो स्टेट चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए न्यूटन साहब ने यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स जोड़ा। इन्होंने कहा कि बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक हम उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तब तक उसके हम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, अब ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब नहीं चचा जी कह रहे हैं, न्यूटन चचा ने कहा कि अब यहाँ पे कोई बॉडी है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई करना है। जब तक ये जो अगर इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हो आप, तो ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट उसी अवस्था में रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया ये अपने स्टेट को चेंज करेगा। लेकिन ये फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। हो सकता है कि एक से ज़्यादा फोर्स होता, मान लो कि यहाँ पर भी कोई फोर्स होता, यहाँ से भी एफ और एफ अप्लाई कर दी, क्या इसका स्टेट चेंज होगा? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ये रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन अगर ये फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है, F1 और ये F2 है, और F1 इज ग्रेटर देन F2 हो जाता है, ठीक है, या फिर एक ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, बस यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ अप्लाई कर रहे हैं, तब तो इसका मोशन होगा, तब तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, ना। तो इस केस में जब ये अनबैलेंस्ड फोर्स है तब इसका स्टेट चेंज होगा। तो इसी को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ध्यान रखिए, न्यूटन साहब ने कहा कि बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए हमारा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। इस पे आप जोर दीजिए, इसको आप मतलब दिमाग में डालिए कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लिखना जरूरी है स्टेटमेंट में। ओके, चलो अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड के लिए फर्स्ट को मिटाते हैं। आप तो पूरा लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हैं मेरे को तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है तो उसका एडवांटेज मिल गया, तो हमने यहाँ पे मिटाया, यहाँ पे लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर बच्चों से पूछा जाए तो वो कहते हैं F इक्वल्स टू एम ए, वो कहते हैं F इक्वल्स टू एम ए। दिस इज द नॉट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ का, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो आप डिराइव करोगे यहाँ पे, उसके बाद ये F इक्वल्स टू एम ए आएगा हमारा, है ना, उसके बाद F इक्वल्स टू एम ए आएगा हमारा। उससे पहले आप अगर कहते हो कि आपसे कोई पूछा कि बताओ ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या, आप कहते हो F इक्वल्स टू एम ए, ना, गलत हो जाएगा, मार्क्स ना मिलेंगे एग्जाम में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to applied force, ठीक है। ये लगता है मार्कर को भी भूख लग गया है, इसकी भी एनर्जी खत्म हो रही है, हैं? तो ये कह रहा है कि जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ कि दो बॉडी हैं, है ना, यहाँ पे इसकी एक ही मान लो, ठीक है, एक बॉडी ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ये भी मास इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉडी चलना स्टार्ट हुआ और इसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, इस पे जो फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मैंने आपको क्या कहा? पर यूनिट टाइम का है या रेट का है तो आपको t से डिवाइड करना है, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि इसके ये जो है इस पोजीशन पे f फाइनल मोमेंटम mv, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम mu, है ना। यहाँ पे अगर इसकी मोमेंटम की बात करें तो p इक्वल्स टू mv,
तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी आई मतलब इनिशियल, पी इनिशियल, पी फाइनल, तो पी फाइनल एम बी फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे इक्वल लाना पड़ेगा। यहाँ में हमने कांस्टेंट के पुट कर दिया और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ हो जाएगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट किया में ये पाया गया कि जो के की वैल्यू है वो 1 है, तो हम यहाँ के को हटा देते हैं, 1 पुट करेंगे। चलो कर लेते हैं 1 पुट, के की वैल्यू हमने 1 पुट किया गया। तो यहाँ पे m को बाहर किया, m अंदर क्या बचा, b माइनस यू बाई टी। अब ये कुछ याद आ रहा है आपको, अभी हमने पिछले में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द मोशन में कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू। ओके, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। टी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे दिख जाएगा ए। तो ये आपने प्रूफ किया इसके स्टेटमेंट से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम का चेंज माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा जो फोर्स इस पे अप्लाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टेट पहला इनिशियल स्टेज है, फोर्स अप्लाई किया, यहाँ फाइनल यहाँ तक लेकर गए उसी फोर्स के साथ, तो मोमेंटम दोनों का डिफरेंस है। पहला मोमेंटम जो है हमारा पी आई और यहाँ पी एफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफाइन किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट कर लिया एफ इक्वल्स टू एम ए। बहुत अच्छे। अब हमारा रह गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है, हैं? तो ये सर ये तो पता है मेरे को, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें पता है। ये झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई दोस्तों में, तो जितना मैंने मारा उतना उसने मारा, तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो मारपीट तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उसने ज्यादा मार दिया और आपने कम मारा, उसने ज्यादा मार दिया आपने कम मारा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो तो नहीं करेगा ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन, इसका स्टेटमेंट जो है वो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहे हो, आप किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहे हो, वो बॉडी भी आप पे उतना फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझाने के लिए यहां पे दो बॉडी का होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिए कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक बॉडी पे एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? सिंपल एक बॉडी हमने ले लिया, उस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए दो बॉडी होने चाहिए कि एक दूसरे पे लगा रहा तो दूसरा पहले पे भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। मैं अगर इस बोर्ड को पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये बोर्ड इस दीवार के सहारे है, तो ये भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बॉडी हमने लिया, हमने कहा ठीक है दो बॉडी लेते हैं और चलो यहाँ पे एक बड़ा सा ले लेते हैं, और ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो तुमने कोई फोर्स लगा रखा है F, तुमने कोई फोर्स लगा रखा है F। अब ये जो दोनों कांटेक्ट में है, इन दोनों को कांटेक्ट को अलग करते हैं इसको समझने के लिए। अब M1 जो है, देखिए M1 जो है, इसे आप अगर धक्का दे रहे हो तो ये M1 जो है M2 को भी तो धक्का देगा। अगर इसे आप धक्का दे रहे हो तो M1 M2 को भी तो धक्का देगा। तो यहां पे जो इसके द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है वो उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि F1 है, मान लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो M1 ने M2 पे जो फोर्स लगाया वो F1 है। अब M2 भी तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से M2 भी तो M1 पे फोर्स लगाएगा,
और वो कितना फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब डायरेक्शन हमने उल्टा कर दिया, और इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट, ये हो गया हमारा न्यूटन थर्ड लॉ कि जितना इसने इस पे फोर्स लगाया उतना इस पे भी फोर्स लगा। बात आई समझ में? जितना आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जितना आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, उसे धक्का दे रहे हो, उसे उठा रहे हो, उतना वो आप पे भी फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात क्या थी कि यहाँ पे दो बॉडी होना जरूरी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दो बॉडी होना जरूरी है, और उन दोनों बॉडी पे दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर यहाँ पे इसको आप कहो कि चलो ठीक है, ये और ये, यहाँ ये इस पे फोर्स लगा रहा F1, ये इस पे फोर्स लगा रहा F2, ठीक है, इनिशियली कांटेक्ट में थे। तो इसका मतलब है F1 इक्वल्स टू माइनस F2। अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप कह सकते हो कि F1 इक्वल्स टू माइनस F2, न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, चलो ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे कोलाइड कोलिजन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन और हम कहाँ पढ़ते हैं? एनर्जी में भी कुछ कंजर्वेशन होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मोमेंटम की बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि एक हमने मान लो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, ठीक है, हमने दो बॉडी लिया, हमने कहा ये और ये, हमने कहा ये M1 है, ये M2 है। ये इनिशियल स्टेज है, मैं यहाँ पे इनिशियल लिख देता हूँ, इनिशियल। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ओके, अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इन दोनों का कॉलिजन हुआ। अब कहोगे सर कॉलिजन कैसे होगा? कॉलिजन ऐसे होगा कि अगर u1 जो है वो बड़ा है u2 से, तब तो जाके कोलाइड करेगा। अगर छोटा है या बराबर है तो कॉलिजन होगा ही नहीं। अगर इसकी वेलोसिटी से बड़ी होगी तब तो कॉलिजन होगा, तब तो ये इसका पीछा करेगा टकराएगा। लेकिन अगर बराबर है या फिर छोटा है तो फिर कॉलिजन नहीं होगा। तो कॉलिजन होने का कंडीशन क्या है कि हमारा ये जो पीछे वाला ब्लॉक है, ठीक है, या बॉल है, उसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तब जाएगा कॉलिजन हुआ। ठीक है, अब देखिए जब कॉलिजन हुआ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना, जब कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन, कोई बॉडी है आपस में कोलाइड कर रही है, ये दो ब्लॉक आपस में कोलाइड हुए हैं, तो जो टाइम ऑफ कॉलिजन है, ठीक है ना, जितना इसने इसको धक्का दिया वो तो हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में, लेकिन जितने टाइम ये दोनों आपस में कोलाइड हुए वो दोनों के लिए सेम है टाइम, इस केस में भी, इस केस में भी, दोनों ब्लॉक के लिए, दोनों मास के लिए। तो ये जब कॉलिजन हुआ ना, तो कॉलिजन हुआ तो इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया। इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ पे नीचे बनाते हैं, M1 M2। अब देखो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, तो इसने इस पे फोर्स लगाया, मान लो F1, ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये F2, मान लेते हैं ना F1 F2, जानते हैं बराबर है, लेकिन अभी समझिए आप, जब कॉलिजन हुआ दोनों का, तो कॉलिजन होने के बाद आपस में कांटेक्ट में आए, तो एक ने इस पे फोर्स लगाया, दूसरे ने इस पे फोर्स लगाया। ये जो फोर्स इसने इस पे लगाया वो F1 है, और इसने जो इस पे फोर्स लगाया वो F2 है। ओके, ठीक है। अब कॉलिजन के बाद का केस देखिए। कॉलिजन होने के बाद दोनों बॉडी, ठीक है, मूव कर रही है। ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी V1 हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी V2 हो गई। यहां तक क्लियर है? समझ गए? इनिशियल कंडीशन, कॉलिजन का कंडीशन, जब ये कॉलिजन हुआ, कंडीशन ऑफ कॉलिजन, और ये फाइनल
फाइनल हम ये देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब इससे क्या प्रूफ करोगे सर? इससे क्या हम प्रूफ करने जा रहे हैं? इससे हम प्रूफ ये करेंगे, लिखो यहाँ पे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे हैं वो आपस में बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। समझ गए? कॉलिजन, जिसमें कॉलिजन हुआ, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन की बात कर रहे हैं। एट द टाइम जब इसे आप एग्जाम में पूछा जाएगा तो चीज़ों को डिफाइन करोगे बच्चों, है ना। ऐसे मत कर देना फिर नंबर काट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि दो ब्लॉक लिया हमने M1 M2 मास का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी V1 U1 और U2 है, कुछ समय के बाद वो कोलाइड हो रहा और उसकी फाइनल वेलोसिटी V1 और V2 हो जाती है। तो आपको चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये हुआ हमारा। अब ये होने के बाद देखिए, ये जो फोर्स यहाँ पर समझो, आराम से समझना, ये जो फोर्स इस पे लगाया, उस फोर्स के कारण इसका मोशन होगा, है ना। ये जो फोर्स इस पे लगाया, उस फोर्स के कारण इसका मोशन होगा, और ये फोर्स जो इस पे लगाया, उस फोर्स के कारण इसका मोशन होगा। क्यों नहीं होगा? इसको आप समझ रहे हो? ये यहां पे क्या बोलना चाह रहा है? ये यहां पे क्या बोलना चाह रहा है, आप इसको समझ रहे हो? इसने ये जब टक्कर हुआ ना, तो ये फोर्स इसको दिया F1 और इस फोर्स के कारण इसका मोशन हुआ। तो F1 के लिए यहां पे हो जाएगा M2 और A2। मान लो A2 एक्सेलरेशन के साथ वो फिर मोशन करना स्टार्ट करता है टक्कर के बाद, कॉलिजन के बाद, और इक्वल्स टू माइनस M1 A1। ठीक है, क्लियर है? तो यहां सेकेंड बॉडी की बात हो रही है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लिखते हैं V माइनस U बाई टी। ये कहां से आता है? V इक्वल्स टू U प्लस AT के फॉर्मूले से। V इक्वल्स टू AT के फॉर्मूले से ये आता है। तो ए जब हम कहते हैं तो ये, तो यहां पे रखिए वैल्यू। यहां पे हम लिखेंगे M2 इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं A2 की जगह पे, V2 माइनस VU2 डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू, माइनस साइन के साथ, माइनस भूलना मत, गलत हो जाएगा नहीं तो, माइनस A1 की जगह पे क्या लिखेंगे? V1 माइनस U1 बाई T। अब ये T क्या है? टाइम ऑफ कॉलिजन, जितना देर ये कोलाइड करने में लगता है वो तो दोनों को बराबर होगा। मैंने कहा कि आप किसी फ्रेंड को धक्का दे रहे हो, है ना, ये ऐसे करते हैं ना धक्का धक्का, तो धक्का दे रहे हो, तो जितना देर आपने इसको धक्का दिया, जितना देर आपका सर ये बॉडी कांटेक्ट में उतना देर उसके भी रहा, तो दोनों के लिए टाइम सेम है। तो यहाँ हम टाइम को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने टाइम को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब टाइम को कैंसिल करने के बाद अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं ना, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल्स टू माइनस ये M2 V2 माइनस M2 U2। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, M1 माइनस मैंने बाहर ही रखा है ना, M1 V1 माइनस M1 U1। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाओ या फिर ब्रैकेट को ही हटा दो, माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। ठीक है, तो यहां पे हो गया M2 V2 माइनस M2 U2। अब यहां पे क्या आया? यहां पे माइनस को एक तरफ ले, जो V वाला टर्म है उसको एक तरफ लाते हैं, इसको हम इस तरफ लाते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे M2 V2, ये इस तरफ आया तो प्लस M1 V1, ये उस तरफ गया तो M2 U2 प्लस M1 U1। अब इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं ना, हम इस वाले टर्म को इधर लिख देते हैं, कहते हैं कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब ये हो गया, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है ना, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया ना, इनिशियल मोमेंटम इनका कितना हो गया? अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें, टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करें, तो क्या हो गया? M1 U1 और प्लस इसके लिए M2 U2, ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम क्या है इसके लिए बात करें तो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
दो ऑब्जेक्ट मान लो उठाया हमने, एक ऑब्जेक्ट उठाया, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया, हमने कहा कि उसका मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहेगा। जो बॉडी की इनिशियल मोमेंटम है वही बॉडी की फाइनल मोमेंटम होगी, वही बॉडी की फाइनल मोमेंटम होगी। तो जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसी को हम प्रूफ करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। हमने इसे प्रूफ करके दिखाया, हमने इसको प्रूफ किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इस तरीके से डिराइव करना है। यहाँ से न्यूटन थर्ड लॉ से स्टार्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसके लिए फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस AT वाला यूज कर लेंगे, बस उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद क्या बच जाता है, इसके बाद कुछ टर्म बच जाते हैं जो कि हमें पढ़ना है, जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, या फिर हमें पढ़ना है जो आपकी बुक में दे रखा है, वो दे रखा है कैचिंग, ठीक है ना, आप कैचिंग ऑफ द बॉल। और थर्ड इस तरह से दे रखा है कि क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। तो हम उसको देखते हैं, हम उसे देखते हैं। अब ये कोरोना वाले आए हैं बताने के लिए ऑटो से, उसकी आवाज़ शायद आप तक जा रही होगी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। अब तो जीने दो भाई, आवाज़ आ रही है ना, कुछ माइक की आवाज़, माइक पे चिल्ला रहे हैं, हो सकता है कि आप तक आवाज़ जा रही होगी। वो कोरोना के बारे में बता रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, ये बंद रहेगा, वो बंद रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा, क्या मैंने कहा था, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन की बात कर लेते हैं। रिकॉइल ऑफ गन क्या है, रिकॉइल ऑफ गन में ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है उसकी बात करेंगे बेसिकली। हम यहाँ पे एक हम गन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है, एक गन बना लिया, और इस गन में हमने ये बुलेट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये बुलेट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये बुलेट है, ठीक है। और ये ट्रिगर है, जिसे आप ठक 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 मारते हो तो गोली निकलती है, तो ये ट्रिगर है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली जब बुलेट के अंदर अनाउंसमेंट करने आ गए थे यार, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैंने वीडियो को रोका, फिर से अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि रिकॉइल ऑफ गन में, देखो रिकॉइल ऑफ गन में क्या हुआ कि आपने इनिशियल कंडीशन क्या है, अगर इनिशियल इसकी बात करें, इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियल मोमेंटम की बात करें, तो दोनों केस में हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं बुलेट और गन की, ठीक है। हमने कहा मास ऑफ बुलेट, ये गन, और मास ऑफ बुलेट, ठीक है, mg मास ऑफ गन और mb मास ऑफ बुलेट। ओके, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, जब दोनों रेस्ट में हैं, हम कुछ फायर नहीं कर रहे हैं, तो उस समय तो दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो यानी कि मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मास ऑफ बुलेट उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा, जीरो, ठीक है। अब जब फायर कर देते हो आप, अब जब आपने फायर कर दिया, ठीक है, फायर कर दिया आपने, गन से गोली निकल गई बाहर, गन से गोली बाहर निकल गई, ये जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसा बना देता है, ये बाहर की ओर जा रही है। तो जब आपने फायर किया तो उसमें बुलेट की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन का क्या मतलब हुआ, जब आपने बुलेट को फायर किया ना गन से, जब बुलेट को आपने फायर किया गन से, तो ये जब बाहर गया तो गन भी पीछे की तरफ मूव करेगा। क्यों करेगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम समझ जाएंगे। देखिए फाइनल मोमेंटम इसका क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब इनको हम जानते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगी, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होगी इनिशियल और फाइनल में। तो यानी कि ये जीरो है, तो जीरो इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। तो हम कहेंगे अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें, ये अगर पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो गन पीछे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर देखिए वीजी वेलोसिटी ऑफ गन अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरफ आएगा माइनस एम बी वेलोसिटी ऑफ
ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय, ये जब इस तरफ आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये समझ गए ना ये कैसे हुआ। चलिए यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं आपके आराम से समझने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको इधर करा तो ये हो गया माइनस, ये हम गन, वेलोसिटी ऑफ गन माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये बुलेट वाले केस में ये माइनस साइन है, ठीक है। अब Vg की वैल्यू निकाल लो, तो आप देख रहे हो वेलोसिटी निगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, नेगेटिव वैल्यू यानी कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पीछे आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। ये गन का रिकॉइल इसी को हम कहेंगे। ओके चलिए अब देखिए, अब हमारे पास जो है वो है कैचिंग ऑफ बॉल। कैचिंग ऑफ बॉल को देखते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में आपके दिखा रखा होगा, दो इंसान की फोटो बना रखा रहता है और वो दिखाता है कि क्या होगा, कैचिंग ऑफ गन। ये वापस आ गया चिल्लाने यार, ये ऑटो वाले भी पागल बना देंगे आज, ठीक है। तो कैचिंग ऑफ गन, कैचिंग ऑफ गन में क्या होगा, कैचिंग ऑफ गन में क्या होगा, कैचिंग ऑफ बॉल, ये ऑटो वाले के चक्कर में मैंने क्या बॉल कैच करना है, ठीक है। ये लाउड स्पीकर को आवाज़ आता है ना, इरिटेशन से हो रही है, थोड़ी देर बाद में आ जाते यार लेक्चर के बाद, नहीं इनको भी अभी आना था। तो देखिए कैचिंग ऑफ बॉल में क्या हो रहा है, अब आप बॉल कैच करते हो, ठीक है ना, क्रिकेट खेल रहे हो, अब बॉल कैच कर रहे हो, तो बॉल जब कैच करते हो तो आपने देखा होगा कैच कुछ आप इस तरीके से करते हो, ये बॉल इस तरीके से आप लेते हो हाथ में और हाथ पीछे करते हो, ये कैच लिया ये पीछे किया, देखा ना, आईपीएल अभी हो रहा है तो आपने उसमें देखा ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पीछे क्यों करते हैं, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे पकड़ लें हम बॉल को या फिर ऐसे पकड़ ले, बस ऐसे भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं करते हम। अब एक इंसान मान लो, ठीक है, बॉल को कैच कर रहा है, ये कुछ ऐसा, ये हाथ, ये दोनों हाथ मिला के, और बॉल कुछ यहाँ से आ रही है, ठीक है, और इसे कैच करना है, ये एक साथ ऐसा कैच कर ले, एक केस ये हुआ। दूसरा केस हुआ कि ये इंसान बॉल को कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, इस पोजीशन पे यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पोजीशन पे आके इसने कैच किया, ये हाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये करके यहाँ तक। अब ड्राइंग इतनी अच्छी बनी नहीं, समझ जाओ यार, है ना, ये ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, ये डायग्राम में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कर रहा है, ठीक है, यहाँ पोजीशन ये हाथ कर लिया और पीछे 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 इस तरीके से आया। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आप बॉल को जब आप कैच करोगे तो कुछ फोर्स तो होगा ना बॉल का, जो आपके हाथों को हिट करेगा। तो इस केस में अगर आप हाथ को पीछे नहीं करते हो तो आपको ज़्यादा चोट लग सकता है, और इस केस में चोट कम लगेगा, ठीक है ना, आपका हाथ जो है कम चोटिल होगा, इस केस में ज़्यादा चोटिल हो सकता है, इस केस में ज़्यादा चोटिल हो सकता है, इस केस में कम चोटिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया ना, टाइमिंग ऑफ कैच को इंक्रीज कर दिया, टाइमिंग ऑफ कैच को इंक्रीज कर दिया। इस केस में आपने क्या किया, क्या हो रहा है, आपने टाइम ऑफ कैच को इंक्रीज किया है आपने। इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए फोर्स इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स इसके हाथ को हिट करेगा, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ये, ठीक है, एक्सेलरेशन को ये कहां से लिखा, ये आप बस दिमाग में डाल लो कि इतना होता है तो लिखना है, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला आपको याद है, आपने इसको डिराइव कर रखा है ग्राफिकल मेथड से भी, सिंपल मेथड से भी। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे, तो v माइनस यू बाई टी, हमने ये कहा। यहाँ पे हमने देखा फोर्स जो है वो t के साथ कैसे रिलेशन में, इन्वर्सली के साथ, 1/t के साथ रिलेशन, मतलब समझने के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात यहाँ पे करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्यों 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 क्यों, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल समझिए, ऊपर की कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए कि ये सारा जोड़कर आ रहा है 100, गुना भाग जो भी करके ये आ रहा है 100। अब t की वैल्यू मान लो 5 है,
तो फोर्स अप्लाइड कितना हो गया 20 न्यूटन। और अगर टी की वैल्यू 10 है तो फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। यहां पे देखो जब टी की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, टी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो एफ की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहां पर भी तो वही हुआ ना, टी की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, टाइम को हमने इंक्रीज किया। जैसे ही टाइम को आपने इंक्रीज किया तो आपके हाथ पे लगने वाला फोर्स, जो फोर्स एग्जर्ट होने वाला है वो कम हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग ऑफ बॉल। तो ऐसे मत लोक लियो मतलब, ठीक है। अब क्रिकेट खेले हुए तो बहुत दिन हो गए, आप लोग तो खेलते ही हो गए, तो ऐसे मत कैच कर लेना। आपको कैच करना है इस तरीके से, थोड़ा टाइम देना है उसको, ठीक है। ऐसे कभी कभी होता है ना कि ऐसे कैच किए तो बॉल ही निकल जाता है बाहर। बचपन में हुआ है, आपके साथ तो अभी भी होता ही होगा क्योंकि आप तो बच्चे ही हो। तो देखो अब एक रह गया टॉपिक, वो है प्रोपल्सन ऑफ, वो टॉपिक जो है वो है प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। इसे समझ लेते हैं। इसे एक रॉकेट हमने बनाया, चलो एक रॉकेट बनाते हैं, ठीक है। ये रॉकेट, ये गया, ये सॉरी ये, ठीक है। कुछ रॉकेट सा तो लग तो रहा है ना, हाँ लगना चाहिए उस रॉकेट सा। ये रॉकेट है, ये ऊपर थोड़ा डिजाइन से बना देते हैं, ठीक है। और ये इंडिया, ठीक है। रॉकेट का नाम हो गया इंडिया। अब रॉकेट कहता है कि अब इसे बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए कि रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, किस कारण से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। रॉकेट को आपने देखा होगा ऊपर जाते हुए तो पीछे बहुत धुआं सा दिखता है ना। रॉकेट के अंदर क्या है कि इनके अंदर जो फ्यूल है ना, जब वो जलता है तो वो रॉकेट के नीचे इस वाले पोर्शन पे क्या करता है, हाई प्रेशर के साथ निकलता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे बाहर की तरफ छोड़ता है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे छोड़ेगा तो एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा, थ्रस्ट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और इस थ्रस्ट के कारण इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? इस थ्रस्ट के कारण इसका मोशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। ये रॉकेट ये डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया चलना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ पे इन्वायरमेंट में जो भी एयर है उस पर ये थ्रस्ट दे रहा है, और उसी थ्रस्ट के साथ, उसी फोर्स के साथ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना इसने एक्शन किया उतना ही फोर्स इसको मिला, एक्शन किया फोर्स मिला, तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा, ठीक है। रॉकेट ने अपना फ्यूल कंबशन के बाद बाहर छोड़ा और उससे थ्रस्ट क्रिएट हुआ, उस थ्रस्ट ने इसको ऊपर ले जाने में मदद की। ये क्यों हो रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ से हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ से हो रहा है क्योंकि जितना फोर्स इसने बाहर छोड़ा उतना ही फोर्स इसको वापस से इस पर महसूस हुआ, तो ये ऊपर गया। फिर वापस जितना फोर्स नीचे डाला इसने उतना ही फोर्स इस पर ऊपर लगा। तो इस तरीके से इसका मोशन होता है। तो इससे हम करते हैं प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, मतलब ऊपर की तरफ ये भाई रॉकेट चला गया जा रहा। तो ये हो गया लॉ ऑफ मोशन और फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और पहले मैं उस ऑटो वालों को पकड़ता हूँ, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।